हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इट्स केमिस्ट्री टाइम। और आज स्टार्ट करने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ टेंसर डेंसिटी फ्रॉम द यूनिट कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स एंड टेंसर्स। तो आज बच्चों टेंसर डेंसिटी के बारे में जानेंगे। लास्ट लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने टेंसर्स के बारे में जाना था और टेंसर्स की स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था कि किस तरीके से ये एक वेक्टर से स्केलर में मैप करने के काम आते हैं, या फिर हायर ऑर्डर टेंसर्स को भी आप वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्केलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इनके अंदर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनमें से ज्यादातर जो टेंसर्स हैं बच्चों, वो एक कोवेरियंस की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, जिसके थ्रू हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में बिना एक्चुअल फिजिक्स को चेंज किए स्विच ओवर कर सकते हैं। तो एक तरीके की मैकेनिक्स या फिजिक्स जो आपका टेंसर क्वांटिटी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में फॉलो करता है, वही पर्टिकुलर फिजिक्स, वही पर्टिकुलर मैथमेटिक्स वो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी फॉलो करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द कांसेप्ट ऑफ टेंसर डेंसिटी। तो बच्चों, जैसा कि यहां पर वर्ड आया डेंसिटी, तो डेंसिटी वर्ड को समझाने के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा जो कि आई जे के यूनिट वेक्टर्स का होता है बच्चों एक नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। एज यू ऑलरेडी नो कि आई जे के जो है वो यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी जनरल वेक्टर को हम जब बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हम उसको इन्हीं आई जे के मल्टीपल्स की फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं। इन द सेम वे बच्चों, जब हम टेंसर डेंसिटी की बात करते हैं तो एक्चुअली वो एक जनरलाइजेशन है टेंसर फील्ड का। किसी भी टाइप के टेंसर फील्ड का जो जनरलाइजेशन है, दैट इज बेसिकली नोन एज अ टेंसर डेंसिटी। और टेंसर डेंसिटी का मेन काम क्या है? जब हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी टेंसर क्वांटिटी को पास ऑन करते हैं बच्चों, तो उस सिचुएशन में आपका जो टेंसर होता है वो एडिशनली एक क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और उस क्वांटिटी की जो पावर है वो पावर जो है वो ओमेगा से या डब्ल्यू से रेस कर दी जाती है। और ये जो क्वांटिटी है दैट इज बेसिकली नोन एज द जैकोबियन डिटरमिनेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन फंक्शन। तो एक बार इस स्टेटमेंट को हम और डीपली समझेंगे कि इसका सेंस क्या है। बच्चों, जब भी किसी टेंसर क्वांटिटी को हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टेंसर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में तो चेंज आ ही आ रहा है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लेन हो और दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो कर्व्ड है, या एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो बेसिस का स्ट्रक्चर है दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैसे बेसिस का स्ट्रक्चर नहीं है। तो उस सिचुएशन में होता यह है कि आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से अपने टेंसर को पिकअप करके दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में डालते हो, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी खुद में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यानी कि जो दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम पहले के किसी मल्टीपल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएं, हर बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता, हमें डेरिवेटिव्स भी इन्वॉल्व करने पड़ते हैं। तो इस फर्स्ट लाइन का सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी टेंसर फील्ड को या किसी टेंसर को बच्चों हम जनरलाइज करते हैं, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पास ऑन करते हैं, इन दैट केस व्हाइल पासिंग फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट system to another, it gets additionally multiplied by or weighted by a power w of the Jacobian determinant of the coordinate transition function। ये एक स्पेशल नंबर की पावर w से ट्रांसफर हो जाता है, या जिसे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म हो जाता है बच्चों, और उस नंबर को हम बेसिकली जैकोबियन डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो लेट्स सी ये जैकोबियन डिटर्मिनेंट होता क्या है। जैसे जैसे हम इसकी मैथमेटिक्स करेंगे वैसे आपके लिए और ज्यादा ये इजी रहेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द टेंसर डेंसिटी फॉर अ सिंगल इंडेक्स। तो बच्चों, किसी भी सिंगल इंडेक्स के लिए, यानी कि जिसे हम वेक्टर मेनली कहते हैं बच्चों, सिंगल इंडेक्स के लिए अगर आप टेंसर डेंसिटी को डिफाइन करते हो तो बेसिकली उसे हम क्या कहते हैं, एक वेक्टर डेंसिटी कहते हैं। एक जैकोबियन मैट्रिक्स बेसिकली बच्चों एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन होता है, एंड इट इज डिफाइंड एज अ मैट्रिक्स कंटेनिंग ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। जिस भी टेंसर को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो या जिस भी कोऑर्डिनेट को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो बच्चों, उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स के कलेक्शन से जो मैट्रिक्स बनती है उसे मेनली हम जैकोबियन कहते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा ये पोर्शन समझ आ रहा होगा, क्योंकि जैकोबियन, जैसे कि मैंने वहां पर बताया, टेंसर के ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान कोऑर्डिनेट्स भी साथ साथ बच्चों ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो टेंसर के कंपोनेंट्स में विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स का चेंज आ रहा है, ये चेंज भी स्विच ओवर होगा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएगा बच्चों। तो उन चेंजेस को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूटिलाइजेशन करते हैं, एक जैकोबियन का यूटिलाइजेशन करते हैं। आगे अभी हम दो एग्जांपल्स के थ्रू भी इसे समझेंगे कि जैकोबियन इन रियलिटी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर उसका क्या होता है। सो बेसिकली जैकोबियन मैट्रिक्स बच्चों एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है जिसके अंदर सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं उस फंक्शन के या उस टेंसर के जिसको आप डिस्कस कर रहे हो या जिसे आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो बच्चों। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है बच्चों, तो इसके डिटर्मिनेंट को हम मेनली क्या कहते हैं, जैकोबियन डिटर्मिनेंट कहते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर कोई भी वेक्टर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में बच्चों, तो जैकोबियन डिटर्मिनेंट एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यही बताता है कि
कि आपके वेक्टर के अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स के साथ कैसे चेंज हो रहे हैं, रिलेटिव चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स और रिलेटिव चेंज ऑफ द टेंसर विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स के बारे में ये बताता है। ओके, तो इसके एक और एस्पेक्ट को बच्चों हम समझते हैं। जैकोबियन इटसेल्फ is an aspect which can be understood through the fact that how a unit area transforms when we map into the two-dimensional coordinate space in which the tensor is visualized। मान लीजिए बच्चों आपके पास एक टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस है। टू डायमेंशनल कहने का मतलब मैं एक्स वाई प्लेन में हो सकता हूं, मैं वाई जेड प्लेन में हो सकता हूं, मैं जेड एक्स प्लेन में हो सकता हूं बच्चों। अब इसमें मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक टेंसर क्वांटिटी या फिर एक वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन किया। अब मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से यानी कि इस टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्विच ओवर हो गया। अब स्विच ओवर होने की इस प्रोसेस के दौरान मेनली हुआ क्या है बच्चों, जो एरिया या जो पोर्शन, जिस पोर्शन में मैंने उस टेंसर को विजुअलाइज किया था बच्चों अपने टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जब उसी टेंसर को हम क्या करेंगे किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर विजुअलाइज करेंगे, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आएगा ही कि वहां जो एरिया कंपोनेंट था पहले वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो एरिया कंपोनेंट था दूसरे वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में आने पर उस एरिया कंपोनेंट में क्या चेंजेस आए। ओके, यानी कि एक तरीके से अगर मैं बोलूं, अगर लाइन कंपोनेंट के टर्म्स में बात करूं, मीट्रिक के टर्म में बात करूं बच्चों, तो आपका जो पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसमें क्या मीट्रिक थी और जो दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें क्या मीट्रिक है बच्चों। वहां पर लाइन एलिमेंट को, वहां पर एरिया एलिमेंट को, वहां पर वॉल्यूम एलिमेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी जैकोबियन के अंदर, जिसे मैं कहूंगा इनकॉर्पोरेटेड रहती है बच्चों। सो लेट्स टॉक अबाउट कि ये जैकोबियन मैथमेटिकल स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, कुछ एग्जांपल्स में इसको अप्लाई करेंगे, वहां से ये एस्पेक्ट आपको और डीपली समझ में आएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट विल बी द ट्रांजिशन ऑफ द जैकोबियन फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर। सपोज कीजिए कि बच्चों आपके पास एक फंक्शन है f एंड इट इज अ फंक्शन सच दैट each of its first order partial derivatives exist। फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करने चाहिए। कोई भी पार्शियल डेरिवेटिव ऐसा नहीं है जो कि अनडिफाइंड होना चाहिए बच्चों, वो सारे के सारे प्रॉपर उनकी वैल्यूज होनी चाहिए। और एक रियल नंबर स्पेस में बच्चों Rn, इसके अंदर आपका कोई फंक्शन f है, उसके सारे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली ये फंक्शन क्या करता है बच्चों, इस कोऑर्डिनेट स्पेस के अंदर एक पॉइंट उठाता है x बिलोंग्स टू Rn, उसको इनपुट की तरह उठाता है बच्चों, और ये क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है, इसके बदले एक वेक्टर प्रोड्यूस करके आपको देता है fx दैट बिलोंग्स टू Rm एज आउटपुट। सो व्हाट दिस फंक्शन f इज डूइंग, ये f जो एक फंक्शन था बच्चों, इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट स्पेस Rn के अंदर, और इस रियल नंबर स्पेस में ये क्या करता है बच्चों, एक पर्टिकुलर पॉइंट को उठाता है, इनपुट की तरह उठाता है, उसके ऊपर ऑपरेट करता है, ऑपरेट करने के बाद आउटपुट के तौर पे एक वेक्टर आपको देता है जो कि मैंने fx से रिप्रेजेंट किया है। The Jacobian matrix corresponding to this function is basically defined as, उसको बच्चों हम JF से डिफाइन करते हैं, that can be written as del f over del x1 dot 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 del f over del xn। So it means that बच्चों इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो फंक्शन f है उसके सभी डेरिवेटिव्स यहां पर इन्वॉल्व हैं। ये देखिए उसका x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, द सेकंड टर्म विल बी del f over del x2, सेकंड लेवल का डेरिवेटिव। इन द सेम वे आपके पास आगे जाते जाते आपको xn के कॉरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव आपका del f over del xn। इन द सेम वे बच्चों अगर हम इस पूरी मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर दें देन इट कैन बी रिटन एज del f over del x1 एंड सो ऑन। आपके पास एक रो मिलती है del f1 over del xn, सबसे पहले f1 वाले पार्ट का हो गया। इन द सेम वे बच्चों यहां से जब आप कॉलम में डाउनवर्ड आएंगे देन दैट विल बी del fm over del x1। इन द सेम वे राइट हैंड साइड में जब आप डाउनवर्ड मूव करते हैं तो आपका f1 से लेके f2 f3 f4 सबके डेरिवेटिव्स इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि इस मैट्रिक्स से फिजिक्स क्या निकल के आ रही है या क्या हमको विजुअलाइज हो रहा है, व्हाट दिस मैट्रिक्स इटसेल्फ इज शोइंग। सो दिस मैट्रिक्स can also be visualized as the amount of stretching, rotating or transforming that the function imposes locally near that point। देखो ये पॉइंट जो है बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से इसकी फिजिक्स निकल के आएगी। अभी तक तो देखिए इस स्ट्रक्चर में तो केवल इसकी मैथमेटिक्स है बच्चों, लेकिन इससे साइंस क्या निकल के आ रही है। इस मैट्रिक्स को आप इस तरीके से भी विजुअलाइज कर सकते हो क्योंकि बच्चों इसमें जो डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं ये बहुत छोटे छोटे चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डेल्टा x1 जो है बच्चों इनफाइनाइटेसिमल या डिफरेंशियल ऑर्डर का एक चेंज है, तो उस सिचुएशन में आप ये देख पाएंगे कि इस मैट्रिक्स को आप इस तरीके से भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि किसी भी फंक्शन को
फंक्शन कौन था बच्चों, एफ था। इस फंक्शन को कितना रोटेट करने की या कितना इसको स्ट्रेच करने की या कितना इसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है कि ये फंक्शन अपनी पोजीशन से शिफ्ट होकर लोकली किसी अलग पोजीशन पे चले जाए। कहने का मतलब है कि आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बच्चों इस फंक्शन की वैल्यू प्रोवाइड कर दी, इस फंक्शन का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया। अब आप इसके ऊपर क्या ऑपरेट करें, क्या इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं कि ये ट्रांसफॉर्म होकर लोकली यानी कि आसपास के ही किसी पॉइंट पर शिफ्ट हो जाए। और इस तरीके से इन छोटी छोटी शिफ्टिंग्स को यूज करते हुए आप अपने फंक्शन को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं इंटीग्रल मेथड्स के थ्रू। सो बेसिकली ये आपको बता रहा है कि आपके फंक्शन के अंदर अगर हम कॉरस्पॉन्डिंगली कोऑर्डिनेट में एक बहुत छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन करें, बहुत छोटी सी स्ट्रेचिंग करें या बहुत छोटा सा रोटेशन करें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके फंक्शन में कितना चेंज आया। तो यहां पर बच्चों ये जो डेरिवेटिव है इसको किसके रूप में समझा गया है, इसको बच्चों स्ट्रेचिंग यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खींचना, रोटेट करना, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में रोटेशन के थ्रू भी क्वांटिटीज में चेंज आ जाता है बच्चों, या फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास है। ये तीनों में से कोई भी प्रोसेस इस डेरिवेटिव के अंदर इन्वॉल्व हो सकती है और इन्हीं प्रोसेसेस के थ्रू ये क्या करता है, ये आपके फंक्शन को एक पॉइंट से उठाकर लोकली यानी कि आसपास के ही किसी पॉइंट पे शिफ्ट कर देता है। ऐसी छोटी छोटी शिफ्टिंग्स को हम ऐड करते हुए क्या कर सकते हैं, अपने पूरे टेंसर को, अपनी फिजिकल क्वांटिटी, अपने फंक्शन को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्विच ओवर करने का काम कर सकते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दैट जैकोबियन मैट्रिक्स। अगर बच्चों आपका फंक्शन जो है, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट देन इट्स डिफरेंशियल इज गिवन इन द कोऑर्डिनेट्स बाय द जैकोबियन मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, अगर कोई भी फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है किसी भी पॉइंट पर तो जो भी उसका डिफरेंशियल है वो भी एक नया सेट ऑफ कोऑर्डिनेट बनाएगा। सपोज करो कि बच्चों आपके पास कोई फंक्शन है, उसके तीन पार्ट्स हैं f1 f2 f3। अब आपने इसके डिफरेंशिएशन निकाले तीनों के तीनों पार्ट्स के। अब ये तीनों पार्ट्स भी क्या किए जा सकते हैं, जो डिफरेंशियल निकले उनकी भी कोई वैल्यू निकली होगी और वो वैल्यू भी कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। तो वो सारी वैल्यूज किसके अंदर छुपी हुई रहती हैं, जैकोबियन मैट्रिक्स के अंदर बच्चों छुपी हुई रहती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बच्चों जैकोबियन मैट्रिक्स और जैकोबियन डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो अब उन एग्जांपल्स के बारे में बच्चों हम स्टडी करते हैं। अब देखिए एग्जांपल नंबर 1, यहां पे सबसे पहले बच्चों मैंने एक फंक्शन लिया है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में मैप हो रहा है बच्चों, R2 से R2 में मेनली f, जिसमें आपकी फंक्शन की जो फॉर्म है इट कैन बी रिटन एज एक्स वाई f1 xy एंड f2 xy, यानी कि आपका फंक्शन जो है बच्चों मेनली दो फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। सो fxy कैन बी रिटन एज f1 xy एंड f2 xy, और मैंने इसमें एक जनरलाइज फंक्शन चूज कर लिया है। f1 xy की जो फॉर्म है दैट इज x स्क्वायर y एंड f2 xy इसकी जो फॉर्म है दैट इज 5x प्लस साइन y। ओके, सो ऑब्वियसली इस मैट्रिक्स के थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि f1 xy की फॉर्म ये है और f2 xy की जो फॉर्म है बच्चों वो 5x प्लस साइन y की फॉर्म में है। ओके, सो इन द सेम वे जो जैकोबियन मैट्रिक्स होगी बच्चों इसके कॉरस्पॉन्डिंग इट कैन बी रिटन एज JFXY इज इक्वल टू डेल F1 ओवर डेल X, डेल F1 ओवर डेल Y, डेल F2 ओवर डेल X, डेल F2 ओवर डेल Y। एक तरीके की स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों यहाँ पर ये, क्योंकि F जो है वो X और Y टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही फंक्शन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगी बच्चों वो आपकी 2x2 की एक मैट्रिक्स होगी। तो आप देखिए डेल F1 ओवर डेल X को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों F1 की जो फॉर्म थी वो थी एक्स स्क्वायर वाई की फॉर्म में। सो डेल F1 ओवर डेल X जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे बच्चों तो इसमें से केवल 2xy वाला टर्म जो है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का x की पावर n के रूल से n x की पावर n माइनस 1 बनता है। और क्योंकि एक पार्शियल डेरिवेटिव है तो y के रिस्पेक्ट में अगर आप f1 x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशियल करेंगे तो वो क्वांटिटी 0 हो जाएगी। चेन रूल इसमें सेकंड चेन रूल के कॉरस्पॉन्डिंग जो सेकंड टर्म है बच्चों वो 0 होगा। तो 2xy जो टर्म है वो यहां से प्रोड्यूस होता है। इन द सेम में बच्चों अगर आप डेल F1 ओवर डेल y की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो तो आप ये पाओगे कि इसमें जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो बाहर आ जाएगा और डेल बाय डेल वाई किसका हो जाएगा, केवल y का। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपके पास बाहर आ गया। अगली बार आप F2 वाले को उठाएंगे डेल F2 ओवर डेल x। अब देखिए F2 की जो फॉर्म थी वो थी बच्चों 5x प्लस साइन y। तो जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इसका निकालेंगे तो केवल 5x वाले टर्म से केवल 5 बनेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में वो 0 आ जाएगा।
इन द सेम में बच्चों चौथी चीज आपके पास क्या आ गई, अब डेल F2 ओवर डेल वाई आपको कैलकुलेट करना है। तो डेल F2 ओवर डेल वाई को कैसे कैलकुलेट करोगे, सिमिलरली यहां पर बच्चों इस वाले फंक्शन का आप डेल बाई डेल वाई करोगे तो इस टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा। तो ये आपका जैकोबियन मैट्रिक्स जो है बच्चों वो रेडी है। आप एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देख रहे होंगे कि जैकोबियन मैट्रिक्स के अंदर बच्चों सारे के सारे जो भी आपका फंक्शन था उसके जितने पॉसिबल डेरिवेटिव्स हो सकते हैं जिस भी स्पेस में वो डिफाइंड है, जैसे यहां पर ये फंक्शन क्योंकि एक्स वाई स्पेस में डिफाइंड था तो फंक्शन के जितने भी पार्ट्स थे सबका एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल आपका जैकोबियन के अंदर इन्वॉल्व है। तो एक तरीके से जैकोबियन आपके सिस्टम के या आपके पर्टिकुलर फंक्शन के चेंज के बारे में बता रहा है, द रिलेटिव चेंज ऑफ योर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दी कोऑर्डिनेट्स इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर आप इस क्वांटिटी का बच्चों डिटरमिनेंट कैलकुलेट करें इस मैट्रिक्स का, सो ऑब्वियस बात है दैट कैन बी रिटन एज, यहां से यहां इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2xy cos y माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, सो दैट इज बेसिकली द जैकोबियन डिटरमिनेंट। ओके, अब इसी जैकोबियन डिटरमिनेंट को हम एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बच्चों। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम अब देखना चाहेंगे कि अपना जैकोबियन डिटरमिनेंट किस तरीके की फॉर्म रखता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में मैंने केवल r और फाई को लिया है, यानी कि मैं एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हूं। तीसरा वाला जो मेरा कोऑर्डिनेट है वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है, यानी कि 2 डायमेंशनल प्लेन में हूं एक तरीके से। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो यहां पर बच्चों आपको पता है कि x इक्वल टू आर कॉस फाई और y इक्वल टू आर साइन फाई होता है। तो आपका जो जैकोबियन डिटरमिनेंट है जे एफ आर कॉमा फाई, इसके अंदर देखिए आप सारे डिफरेंशियल इन्वॉल्व हैं, डेल x ओवर डेल आर भी इन्वॉल्व है, डेल x ओवर डेल फाई भी इन्वॉल्व है, डेल y ओवर डेल आर और डेल y ओवर डेल फाई। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इस वाले टर्म का सबसे पहले आप डिफरेंशियल करोगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आपके पास डेल x ओवर डेल आर करेंगे तो केवल और केवल बच्चों कॉस फाई बच जाएगा जो कि यहां पर रिप्रेजेंटेड है। इन द सेम वे डेल x ओवर डेल फाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, आर वाला जो टर्म है वो तो बाहर आ जाएगा, कॉस फाई का डेल बाई डेल फाई करोगे तो माइनस ऑफ साइन फाई, तो माइनस आर साइन फाई वाला टर्म जो है वो भी यहां से निकल के आ जाता है। इन द सेम वे अगर आप डेल वाई बाई डेल आर को कैलकुलेट करेंगे बच्चों, डेल वाई के अंदर डेल आर साइन फाई था तो r का डिफरेंशियल तो 1 हो जाएगा इसमें और साइन फाई वाला टर्म अकेला रह जाएगा, तो साइन फाई वाला पोर्शन जो है वो बाहर आ जाता है यहां से निकल के। एंड इन द सेम में बच्चों डेल वाई ओवर डेल फाई को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो r साइन फाई में r जो है वो बाहर रह जाएगा, साइन फाई का डेल वाई डेल फाई जो हो गया वो कॉस फाई हो गया, तो वो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा। अब देखिए, अब आप इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कीजिए, जे एफ आर कॉमा फाई कैन बी रिटन एज आर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू, एंड दैट इज इक्वल टू आर। तो यहां पर जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है बेटा, अगर उसके 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स को देखें, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करें, 2 डायमेंशनल प्लेन में अगर हम उसे स्टडी करें तो उसका जो जैकोबियन डिटरमिनेंट होता है दैट कम्स आउट टू बी आर, यानी कि एक तरीके से जो रेडियस है वो डिसाइड कर रहा है कि ये जैकोबियन क्या होगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, देखिए जैकोबियन के अंदर बच्चों सारे डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व रहते हैं और जैकोबियन का जो डिटरमिनेंट है दैट इज इटसेल्फ इक्वल टू आर। इट मींस जिस हिसाब से रेडियस की वैल्यू इंक्रीज करेगी उसके हिसाब से ही आपके डेरिवेटिव्स जो है बच्चों एडजस्ट होते रहेंगे। कहने का मतलब है कि इन डेरिवेटिव्स के कॉरस्पॉन्डिंग या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये आर की वैल्यू बच्चों कंट्रोल कर रही है। रेडियस की वैल्यू को आप कम कीजिए ज्यादा कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपका जो वेक्टर है आपका फंक्शन है जो उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करेगा। आप फंक्शन को नहीं छेड़ रहे हो बच्चों, लेकिन अगर आप अपनी जिस स्पेस में आप काम कर रहे हो अगर उसके कर्वेचर को चेंज कर दो, उसके रेडियस को चेंज कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली अल्टर करती रहेंगी। आप उनको इंडिविजुअली चेंज नहीं कर रहे हो, आप जो चेंज कर रहे हो वो स्पेस के स्ट्रक्चर में कर रहे हो बाय एडजस्टिंग इट्स रेडियस, और अगर आप उसके रेडियस को एडजस्ट कर रहे हो इन दैट केस ऑब्वियसली इट विल automatically affect the components of the function itself. Okay, तो अब हम इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करके देखते हैं। तो ये तो थे बच्चों कुछ एग्जांपल जहां पर हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इन द लास्ट अब हम थोड़ा सा बच्चों इसको मैथमेटिकल स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं फॉर अ पर्टिकुलर मिक्स्ड टेंसर। तो बच्चों यहां पर मैंने एक टेंसर लिया है a i1 i2 ऐसे करके अप टू ir, और यहां पर डॉट 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 लगाने का सेंस ये है कि ये जो मैथमेटिक्स अब हम आगे करने वाले हैं ये मैथमेटिक्स जो है वो किसी भी रैंक के टेंसर के लिए जनरलाइज की जा सकती है। तो मैंने एक जनरल टेंसर के लिए इस रूल को लिखा है। सो
दैट इज ए, आप देख पा रहे होंगे कि ये बच्चों इसके कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्सेस हैं और ये इसके कोवेरिएंट इंडेक्सेस हो गए। तो अगर कोई भी आपका टेंसर है बच्चों ए I1 I2 अप टू IR एंड J1 J2 अप टू JS, अगर ये ट्रांसफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ए K1 K2 अप टू KR L1 L2 अप टू LS, अगर ये इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है कि इसके सामने बच्चों एक फैक्टर आ रहा है डेल एक्स ओवर डेल एक्स बार ओमेगा। इंटरेस्टिंग चीज देखिए, आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स बार यानी कि दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस हिसाब से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और आप ये देख रहे होंगे कि इस टर्म की एक पावर जो है वो ओमेगा जनरेट हो रही है। यही बात मैंने आपको इस लेक्चर की शुरुआत में बच्चों बताई थी कि जैकोबियन की जो पावर है वो रेज करती है ट्रांसफॉर्मेशन रूल के दौरान। ओके, तो यहां पर बच्चों आपने क्या किया था, ये जो आपका टेंसर है ये ट्रांसफॉर्म किया, इस टेंसर में ट्रांसफॉर्म किया। ओके, और यहां पर मैंने पीछे जो है ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स लिखे हुए हैं बच्चों, डेल एक्स बार K1 ओवर डेल एक्स I1, डेल एक्स बार K2 ओवर डेल एक्स I2 एंड सो ऑन। ये एक्स बार वाले के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रूल हो गई कि एक्स बार एक्स के साथ कैसे चेंज हो रहा है, और यहां पर बच्चों एक्स बार के साथ कैसे चेंज हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स यहां पर हैं। तो जैसा कि अभी हमने सीखा था कि किसी भी सिस्टम के कर्वेचर की इंफॉर्मेशन, या जिसे मैं कहूंगा कि किसी भी सिस्टम में जो कर्वेचर की इंफॉर्मेशन होती है, पहले हमने देखा था बच्चों मीट्रिक टेंसर के अंदर होती थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां पर सारी जैकोबियन डिटर्मिनेंट के अंदर यह इंफॉर्मेशन होती है कि जब आप अपने फंक्शन को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफर करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट्स भी तो आपस में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ना, आपका फंक्शन ही ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा बच्चों, आपके कोऑर्डिनेट्स भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपके दूसरे सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स पहले सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स के मल्टीपल के रूप में लिखी जा सके। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है बच्चों कहां इनकॉर्पोरेटेड रहती है, जैकोबियन के अंदर ही। तो बच्चों इस सिचुएशन में जो ये टेंसर अगर आपके टेंसर के ट्रांसफॉर्मेशन रूल जो है वो इस तरीके का है बच्चों, तो उस टेंसर को हम क्या कहते हैं, एक रिलेटिव टेंसर मेनली कहते हैं, और उसमें भी एक स्पेशल वर्ड को हम लोग यूज करते हैं बच्चों, टेंसर डेंसिटी। यही रिलेटिव टेंसर टेंसर डेंसिटी बन जाएगा, ठीक है। और जब आपके ओमेगा की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, यानी कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल जो है वो पावर 1 के हिसाब से चल रहा है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये क्या है, एक टेंसर डेंसिटी है। ओके, और टेंसर, और इसको रिलेटिव टेंसर कब कहेंगे, रिलेटिव टेंसर ऑफ वेट ओमेगा भी इसे कह सकते हैं, लेकिन अगर ओमेगा 1 हो जाए तो इसके लिए एक स्पेशल नाम आ जाता है, दैट इज नोन एज टेंसर डेंसिटी। अगर ओमेगा की वैल्यू बच्चों 0 है तो अब टेंसर को कहते हैं एब्सोल्यूट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ओमेगा की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब जब आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्विच ओवर हो रहे हैं तो आपके कोऑर्डिनेट एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो रहे हैं बच्चों, ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेट एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। उस कंडीशन में बच्चों हम टेंसर को कहते हैं एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट टेंसर की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसको किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप भेज दो, वो सेम स्ट्रक्चर रखता है, सेम वैल्यूज देता है, उसके कंपोनेंट सेम बने हुए रहते हैं। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ जैकोबियन, और आपको किस तरीके से टेंसर्स ट्रांसफॉर्म होते हैं बच्चों, और टेंसर डेंसिटी और रिलेटिव टेंसर का क्या मतलब है, ये आपको समझ में आया होगा। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट्स केमिस्ट्री टाइम।